गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषिक शब्दावली, यानी कि मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे ADHD क्या है, एडेप्टेशन मनोविज्ञान में क्या होता है। तो विभिन्न एग्जाम के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये शब्दावली है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और चर्चा करेंगे आपके साथ। मनोविज्ञान जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, साइको और लोगोस, यानी कि आत्मा का विज्ञान था पहले ये, उसके बाद फिर इसको कहा गया मन का विज्ञान, फिर इसे कहा गया चेतना का विज्ञान, और अपने अपने वर्तमान समय के अंदर जो मनोविज्ञान है वह व्यवहारवाद का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी भाषा शब्दावली है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान, जहाँ पर हम जान सकते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को कि वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? तो जीन पियाजे ने एक बार कहा था, जीन पियाजे जो कि बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजी में, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट करता है तो वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा कहा था जीन पियाजे जी ने। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो अनुकूलन है ये होता क्या है। तो आप को पता ही होगा अनुकूलन का। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ही कि जैसे है हमारा जीवित रहना। अब हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम यहाँ पर जीवन लेकर के आते हैं, जीवन दान हमें जो है वो मिला हुआ होता है। तो जीवन लेकर के हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है वो आता है, जीवन लेकर के आया है, और यहाँ पर हम रहते हैं पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण के बीच में। तो वह संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन जो जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, एडजस्टमेंट करना। जैसे जो गिरगिट है, गिरगिट भी आपने सुना होगा कि गिरगिट की तरह रंग को बदलना, जरूर सुना होगा आपने। गिरगिट भी रंग बदलता है। कैसे रंग बदलता है? जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे गिरगिट जो है वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति जिस प्रकार के एनवायरमेंट में व्यक्ति जाएगा तो उसी प्रकार के एनवायरमेंट के अनुसार अगर वह अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेगा तो उसको अपना जीवन जीने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और इसी जीवन जीने की इस संरचनात्मक और क्रियात्मक अवस्था को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो ये होता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। लंबे समय तक आप जीवित तभी रहेंगे जब आप परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर होता है एड्रीनलिन, फिर होता है एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन ये क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज होती है एड्रीनलिन। यह एक मानव शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है। तो हम सबके अंदर एक हार्मोन होता है। कभी हमें डर लगता है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, और कभी इमरजेंसी स्थिति हमारी हो जाती है जिसके कारण हम अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो एड्रीनलिन ये क्या है? तो मानव शरीर जो है, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है एड्रीनलिन। तो ये क्या करता है? इसका काम क्या है? डर, गुस्सा या आपात स्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना है। तो हमारे शरीर को ये प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। अगर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर ये निकलना आ जाए तो या तो हमें बहुत डर लगेगा या बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इस प्रकार की क्रिया में हम क्या करेंगे? शरीर से क्रिया करेंगे, हमारे संवेगों को यह उत्तेजित कर देता है एड्रीनलिन हार्मोन। तो एड्रीनलिन में
सपोज करो हम जा रहे हैं और हमें कहीं से नजर आ गया कोई सांप, एक तो हम उससे बचने की कोशिश करते हुए सांप को मार देंगे, और एक हम वहां से भाग जाएंगे और उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। तो एड्रीनल वहां पर क्या है, अनकंट्रोल है, बैलेंस रूप में नहीं होता। तो एड्रीनल है क्या, डर, गुस्सा आपात स्थिति में शरीर की प्रतिक्रिया के लिए काम करता है, और संतुलित मात्रा में निकले तो चीजें संतुलित रहती हैं, अदरवाइज असंतुलित। तो एक हार्मोन है जो इन परिस्थितियों में हमारे शरीर को एक्टिव करता है प्रतिक्रिया करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे आप देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट देखिएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है अफेक्ट, यानी कि भाव। भाव क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट आपने सुना होगा कि ये चीजें मेरे को इफेक्टिव करती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो हैं वो व्यक्ति को इफेक्ट करते हैं, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, ये जो भाव नाम की ये वस्तु है, ये क्या है आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी प्रेजेंटेशन है चेहरे की, ये भी प्रेजेंटेशन है। तो ये भी भाव है और ये भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी भाव है। तो भावनात्मक अनुभवों की तीव्रता, मन स्थिति और प्रतिक्रिया। भावनात्मक अनुभवों की तीव्रता, गति, मन की स्थिति और प्रतिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भाव। जब हमारे मन के अंदर, मन से हम खुश होते हैं तो बाहर कैसी प्रतिक्रिया होगी, मुस्कुराने की प्रतिक्रिया होगी बाहर। और जब भावनात्मक अनुभवों से कुछ हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट गई हैं आसपास, तो भावनात्मक अनुभवों की जब इतनी तीव्र स्थिति होगी कि हम चिंतित होंगे, तो हमारा इस प्रकार से जो मुंह है वो बन जाता है चीजों को सोच सोच करके। तो वो हमारे मन की स्थिति प्लस प्रतिक्रिया। तो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो क्या हमें आंसर रिप्लाई करना है, मन की स्थिति और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाव। जो ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे और आगे हम ओके यहाँ एक और यहाँ पर था हमारे सामने भाव के साथ साथ। तो भाव के साथ साथ एक चीज है हमारे यहाँ पर एनजाइटी, चिंता। तो आप सबने सुना होगा कि एनजाइटी आजकल सभी को क्या है, चिंता है, एनजाइटी है। इस प्रकार से जब हम सोचते रहते हैं तो हमारी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। एनजाइटी है क्या, एक भावनात्मक तनाव की अवस्था है। तो एनजाइटी एक भावनात्मक तनाव की एक ऐसी अवस्था है जिससे हमें डर लगता है, जिससे हमें आशंका हो जाती है, जिससे हमें बेचैनी हो जाती है। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एंजाइटी बोलते हैं, चिंता बोलते हैं। तो एक ऐसा भावनात्मक तनाव की अवस्था जो हमारे अंदर डर पैदा करे, किसी चीज के होने की आशंका पैदा करे, किसी चीज को होने की बेचैनी पैदा करे। कुछ चिंताएं तो रियल होती हैं, कुछ चिंताएं मोरल होती हैं और कुछ एंजाइटी होती है नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई। जी हाँ, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई। तो 3 प्रकार की चिंताएं होती हैं। सिगमंड फ्रायड ने भी बताया था कि एंजाइटी के 3 प्रकार हैं। एक होती है रियल एंजाइटी, वास्तविक चिंता, जैसे कहीं आग लग जाएगी या भूकंप आ गया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा के लिए अपने आप को पहले ही बचाने का प्रयास करना। एक होती है मोरल एंजाइटी, नैतिक चिंता कि अगर मेरे से कहीं पर मिसबिहेवियर हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। एक होता है नर्वस एंजाइटी, नर्वस सिस्टम, यानी कि जब हमें तंत्रिकागत चिंताएं होती हैं, नर्वस सिस्टम के भाई अगर मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी कामुकता पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मेरा क्या होगा, समाज मुझे क्या कहेगा। तो उसको कहते हैं तंत्रिकागत चिंता, यानी कि कौन सी एंजाइटी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम एंजाइटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम यहां पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट देखिएगा, फिर हमारे सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट आया है एड्रीनोलोकॉर्टिको कोटॉर्पिक हार्मोन ACTH। ACTH तो कि 3 भागों में यहाँ पर हमारा डिसाइड है। एक होता है प्यूटरी ग्रंथि, एक होती है एड्रीनल ग्रंथि और एक होती है कॉर्टिकोस्टेराइड स्राव। तो नाम में ही काम है, नाम में ही क्या है यहाँ पर काम है। तो नाम में ही काम है तो क्या कहेंगे इसे, नाम में ही काम है, ये ट्रिक आ जाएगा। तो जो हमारी एड्रीनल को कॉर्टेक्स के लिए एक्टिव करती है तो वो कौन सी है, हमारी एड्रीनो कॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, तो पियूटरी ग्रंथि होती है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि को संकेत देती है। और उसके बाद क्या है, कॉर्टिकोस्टेराइड एक हार्मोन होता है, इसका यहाँ पर स्राव होता है जो कि एड्रीनल कॉर्टिकस के लिए हमें एक्टिव करता है, तैयार करता है। पिट्यूस यानी कि पीयूष ग्रंथि जो हमारी हाइट को प्रभावित करती है कि हम बहुत लंबे होंगे या फिर छोटे होंगे। ठीक है, ये डिसाइड। तो यहाँ पर प्रक्रिया चलती है ऐसे कि प्यूटरी ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि को संकेत देती है और उसके बाद एड्रीनल ग्रंथि किसको, कॉर्टिकोस्टेराइड एक हार्मोन का स्राव यहाँ पर होता है। तो इसी को ही कहा जाता है एड्रीनो कॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट चीजें जबरदस्त, जैसे अभिवाही तंत्रिका यानी कि अफेरेंट नर्वस, ये क्या है जी, हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, अफरेंट अराइव जो कि ब्रेन तक आती हैं हमारे जो किरणें, संवेदी सूचना इंद्रियां। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सेंस क्या होती हैं, यानी कि अभिवाही तंत्रिकाएं क्या हैं। हमारा टॉपिक है अभिवाही तंत्रिका क्या होती है, अफरेंट नर्वस क्या होता है। तो अभिवाही तंत्रिकाएं जो होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह एक संवेदी सूचनाएं होती हैं, संवेदी सूचनाएं सेंस होती हैं। वे तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदी सूचना को ले जाती हैं, ये हमारा माइंड है, ये हमारा माइंड। तो अभिवाही तंत्रिका ये पूरी की पूरी अभिवाहिक तंत्रिका है जो संवेदी सूचना को एकदम से कहां पर ले जाएगी, मस्तिष्क तक ले जाएगी। जो सूचना कैसी है, संवेदनशील है। ये मेरा हाथ है, यहाँ पर कोई सुई है, यहां पर एकदम से क्या हुआ, सुई चुभ जाती है मेरे हाथ के अंदर, तो एकदम से मेरे को क्या होती है, संवेदना। कई बार हम ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां पर कुछ नुकीली चीजें होती हैं, तो जैसे ही वो चीजें हमें टच करती हैं नुकसान पहुंचाने की, कोई कांच का टुकड़ा है वो लगा, तो एकदम से हमारे दिमाग के अंदर जो अभिवाहिक तंत्रिकाएं हैं, अभिवाहिक तंत्रिकाएं संवेदी सूचनाओं के माध्यम से सीधा इफेक्ट करती हैं कहां पर, माइंड में, मस्तिष्क, ब्रेन में। तो वह संवेदी सूचनाएं जो एकदम से हमारे मस्तिष्क को संकेत दें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अभिवाही तंत्रिका, एफरेंट नर्वस, एफरेंट अराइव, जो ब्रेन तक आती हैं, जल्दी जल्दी हमारे ब्रेन की तरफ जो है चीजों को लेकर के जाती हैं। वो यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि यह एक ट्रक की भांति है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अभिवाही तंत्रिकाएं इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और मस्तिष्क को एकदम से सूचनाएं देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पर अब आप देखिए आक्रामकता क्या है, एग्रेशन क्या है, बहुत ही जबरदस्त चीज आक्रामकता।
एग्रेसिव होना क्या होता है? एग्रेशन क्या है? तो आक्रामकता क्या होती है? जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाना क्या है? आक्रामकता होना है, जिससे पीड़ित व्यक्ति नापसंद करता है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वह इन चीजों को क्या करेगा? नापसंद करेगा। पीड़ित व्यक्ति इन सारी चीजों को, आक्रामकता, एग्रेशन, जानबूझ करके, देखिए अनजाने में लगी जो चोट होती है, ठीक है ना, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यह अनजाने में लगी हुई चोट नहीं है, यह जानबूझकर होती है। हम किसी के ऊपर अगर एग्रेसिव होते हैं, तो एग्रेसिव हम किसके ऊपर होते हैं? जो हमसे कमजोर है, उसी के ही ऊपर हम एग्रेसिव होते हैं जानबूझ करके। तो जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, एग्रेसिव होते हैं उसके ऊपर जानबूझ करके। और जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, वो ऐसी एग्रेसिवनेस को क्या करता है? पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस पीड़ित व्यक्ति हमेशा नापसंद करता है किसी के ऊपर अटैक कर देना। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? किसी को मारना, एकदम से अटैक करना, मारना। जैसे कॉलेज के अंदर होता है रैगिंग करना, किसी को परेशान करना, मारना उसको रैगिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं? आक्रामकता बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे आप देखिएगा, नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं, स्मृति लोप क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त। स्मृति लोप क्या है? जो एमनेसिया है, ये क्या है? स्मृति लोप क्या है? अमनेसिया, अमनेशिया जो होता है वो क्या है? अमनेसिया। स्मृति लोप क्या होता है? तो स्मृति का पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना क्या है? एमनेसिया है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, फ्यूचर स्पॉन्टेनियल क्या बन सकता है, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं स्मृति लोप। अब आप देखो, ये आपका क्या है? अमनेसिया क्या होता है? ये हमारा क्या है? माइंड है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पर हैं? हमारे स्कीमा में होती हैं, हमारे माइंड के अंदर होती है। और यहाँ से, हमारे यहाँ से सेरिब्रम जो दिमाग होता है हमारा, सेरिब्रम, तो सेरिब्रम से चिंता के कारण, नशे के कारण, मादक पदार्थ लेने की वजह से, या अगर हमने किन्हीं चीज़ों के ऊपर अटेंशन नहीं दिया, तो उस अटेंशन के ना होने की वजह से जब हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति लोप बोलते हैं। तो जब हमारी मेमोरी के अंदर कुछ नहीं रहता, जब हमें काम करने की जो क्षमता होती है वो मतलब जो याद करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्मृति लोप बोला जाता है। और इसको कौन सा रोग बोला जाता है? अमनेशिया। साइकोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है कि अमनेशिया निम्नलिखित में से क्या है? तो अमनेशिया होता है याद करने की क्षमता न रहना, याद करने की जो क्षमता है उसका न होना, शून्य होना ही क्या है? स्मृति लोप है। चीजों को भूल जाना क्या है? स्मृति लोप है। और इसका रीजन क्या होता है? अटेंशन। इसका रीजन क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन यानी कि अवधान की कमी, अटेंशन यानी कि अवधान की जो कमी है वो सबसे बड़ा होता है एमनीसिया, ठीक है जी। उसके बाद है अभिक्षमता। क्या है? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, आप यहाँ पर इसे देख रहे हो, एप्टीट्यूड, ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी अभिक्षमता कितनी है? 100% है। कितनी अभिक्षमता आप देख रहे हो इसे की? 100% अभिक्षमता। तो अभिक्षमता किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति की विशेष योग्यता या दक्षता, जैसे संगीत एवं गणित। तो ये जो अभिक्षमता है, जैसे इस सेल की अभिक्षमता है ये 100%, तो किसी भी व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है, जैसे कोई संगीतकार है तो उसका गाने की अभिक्षमता, उसे संगीत की पूर्णता, नॉलेज
होना और उसके बाद जो है गणित की पूरी नॉलेज होना, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिक्षमता। जब बिल्कुल जीरो से लेकर के किसी चीज की एडवांस लेवल तक की समझ होना, तो उसको क्या बोला जाएगा? अभिक्षमता उसको बोल दिया जाएगा। ओके, तो यह होती है अभिक्षमता, यह होता है एप्टीट्यूड। ओके, अभिक्षमता। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आयाम क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या होते हैं? अब आप इस चीज को देख रहे हो, ये क्या है? क्या ये आयाम है? ठीक है, ये क्या है? यहां पर जो पठार की भांति है, देखो, आधार रेखा से शिखर तक की दूरी, आधार रेखा से शिखर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड यानी कि ऊंची आवाज को भी क्या कहा जाता है? आयाम। यह ध्वनि की तीव्रता को भी दर्शाता है, लाउडनेस को भी दर्शाता है। जैसे ये है, ये क्या है? आयाम है। अब आप देखो, ये क्या चीजें हो गई? ये है किसी भी चीज का एक बेस है, आधार है। अब कोई भी व्यक्ति यहां से 0 पॉइंट, ये आधार था, यहां से उठा और ऊपर की तरफ चला गया, ये उसने क्या कर लिया है? एक बड़ा आयाम प्राप्त कर लिया है। तो एम्पलीट्यूड क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड होते हैं यहां पर के शिखर तक ले जाने की क्षमता, आधार रेखा से शिखर तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? आयाम। कि मेरे रास्ते में बहुत सारे आयाम आए, अब इस आधार से यहां से आप उठे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर क्या है? बहुत सारे आयाम हैं। यहां पर क्या है? बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है जी, ये आयाम होते हैं। यानी कि आधार रेखा से शिखर तक पहुंचने में जितने भी रास्ते आए, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। एक ध्वनि की तरह भी इसको परिभाषित किया जा सकता है कि बहुत ही ऊंचे चलते चले जाना, पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि गुदीय अवस्था क्या होती है? एनल स्टेज क्या है? सिगमंड फ्रायड ने एनल स्टेज के बारे में बताया। गुदीय अवस्था, सिगमंड फ्रायड, मनोलैंगिक विकास की द्वितीय अवस्था है। मनोलैंगिक, तो मनोलैंगिक विकास की द्वितीय अवस्था है। एज क्या होती है? 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। इसमें सुख नियंत्रण होता है। सुख नियंत्रण कैसे होता है? 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा है वो सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन में लैंगिक यानी कि सेक्सुअल जो उसकी कामुकता है, यानी कि कामुकता, तो अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? अंगूठा चूसता है। क्या करता है? अंगूठा सीकिंग करता है। पैर का, हाथ का अंगूठा जो है उसे वह चूसता है। तो ये थी गुदियावस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। कल फिर हाजिर होंगे इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।